Okay. Hello students, we are considered the chapter number 3 genetics. लास्ट क्लास में अपन लोगों ने कंसिडर किया था चैप्टर नंबर 1 और 1 के मैंने आपको 3 पार्ट्स भेजे थे। चैप्टर 1 अपना कंप्लीट हो चुका है, फूड एंड ह्यूमन हेल्थ। उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कभी भी डिस्कस कर सकते हैं, कमेंट में डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, अब अपन लोग आगे चलेंगे। आज अपन लोग जेनेटिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। ये अपना चैप्टर नंबर 3 है। यहाँ से हम लोग बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर है, ये आगे चलते रहेंगे। सारे चैप्टर्स आपस में थोड़े लिंक हैं, इसीलिए आपको पीछे वाले चैप्टर्स को थोड़ा कंसिडर करके चलना है। किस तरह से पढ़ना है इसका तरीका होना चाहिए। यहाँ पर जो अब ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इस चैप्टर के बारे में आपको अच्छे से ध्यान होना चाहिए। जेनेटिक्स का मीनिंग क्या होता है, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी चैप्टर अपन लोग पढ़ना शुरू करें तो उस चैप्टर का नाम क्या है, उस चैप्टर का क्या रिलेशन है, किस बंदे से रिलेशन है, इन चीज़ों के बारे में नॉर्मल अपने को जानकारी होनी चाहिए। स्टार्टिंग करते हैं जेनेटिक्स। जेनेटिक्स इज द थर्ड चैप्टर ऑफ आवर बुक। ठीक है, जेनेटिक्स का मीनिंग सिंपल सी लैंग्वेज में करें तो होता है जीन से। जेनेटिक्स का मीनिंग होता है जीन से, और जीन का मीनिंग होता है द स्मॉल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आवर बॉडी। अपनी बॉडी का या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी का जो स्मॉल कैरेक्टरिस्टिक होता है वो क्या होता है, हमारे पास सिंपल सा जीन होता है। और इन जीन से मिलकर के ही हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर बनता है और यहाँ से ये स्ट्रक्चर अपनी बॉडी को डेवलप्ड करवाता है। ठीक है, जेनेटिक्स का मतलब होता है किस तरह से ये हेरिडिटी और जेनेटिक्स से रिलेटेड होगी। अब देखो, हेरिडिटी एक न्यू वर्ड्स है। ठीक है, जेनेटिक्स और हेरिडिटी दो पैरेलल चलने वाले वर्ड्स होते हैं। हेरिडिटी का मतलब होता है किसी भी स्पीसीज का कंटिन्यू ग्रोथ करना, और हर ग्रोथ के अंदर कोई ना कोई वेरिएशंस आते रहते हैं। जैसे हेरिडिटी की बात करें तो हम अपने पूर्वजों की हेरिडिटी है, संतान है, उनकी वंशागति होता है, मतलब वंश किस तरह से आगे बढ़ रहा है, उस चीज़ों को अपन लोग हेरिडिटी में कंसिडर करते हैं। और जेनेटिक्स के अंदर अपन लोग उनके लक्षणों का अध्ययन करते हैं, यानी कौन सी प्रॉपर्टीज उसके अंदर बन रही है, बॉडी कैसे वेरी कर रही है, किस तरह से बॉडी ग्रोथ कर रही है, अपन लोगों की बॉडी का अपने पूर्वजों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ किस तरह का कॉम्बिनेशन है। ये सारी चीज़ें हम लोग जो डिस्कस करते हैं वो जेनेटिक्स के अंदर करते हैं। जेनेटिक्स वर्ड जीन से बना हुआ है, और जीन का मतलब होता है स्मॉल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आवर बॉडी। लिविंग ऑर्गेनिज्म का सबसे स्मॉल कैरेक्टरिस्टिक होता है जो किसी भी बॉडी के कैरेक्टर को लेके वेरी करता है, उसे हम लोग जीन बोलेंगे। इज दैट क्लियर? तो सिंपल सा अपन लोगों को जीन के बारे में नॉलेज होना चाहिए। जीन किसको बोलते हैं, जेनेटिक्स क्या होता है, एक हेरिडिटी वर्ड ध्यान रखना आप लोगों को। हेरिडिटी का मीनिंग क्या होता है कि हेरिडिटी वर्ड दिया था स्पेंसर ने, नाम ध्यान रखना, स्पेंसर। हेरिडिटी वर्ड किसने दिया था, स्पेंसर ने दिया था, और जीन वर्ड जॉनसन ने दिया था। ठीक है, जीन वर्ड किसने दिया था, जॉनसन ने, और हेरिडिटी वर्ड दिया था स्पेंसर ने। ठीक है, और फादर ऑफ जेनेटिक्स, ये ध्यान रखना, फादर ऑफ जेनेटिक्स, इस जेनेटिक्स का फादर कौन है, तो इसका फादर है ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, इस हेरिडिटी का फादर है ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल। अब ये ग्रेगर जॉन मेंडल कौन था, इसने कैसे डिस्कवर किया, इसका इंट्रोडक्शन अपन आज की क्लास में देखेंगे। उसके बाद अपन नेक्स्ट पार्ट्स के अंदर इनके अलग अलग रूल्स हैं उनको फॉलो करेंगे। ठीक है, सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट हो रहा है तो अपन लोगों को चैप्टर की नॉर्मल नॉलेज होनी चाहिए। इनके जो वर्डिंग्स हैं, इन वर्डों की मीनिंग्स आपको आनी चाहिए, इनकी डेफिनेशंस आपको आनी चाहिए। जेनेटिक्स क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जीन्स। किसी भी बॉडी का जो भी कैरेक्टरिस्टिक है वो सारे जीन पर डिपेंड करते हैं, और जीन का जो संपूर्ण स्ट्रक्चर होता है उसका जहां हम स्टडी करते हैं, उस स्टडी वाली ब्रांच को अपन लोग क्या बोलते हैं, जेनेटिक्स बोलते हैं। जेनेटिक्स है, उसका फादर कौन है, तो ध्यान रखना जेनेटिक्स का फादर कौन है, ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल। और उसके बाद जीन वर्ड किसने दिया था, जॉनसन ने। हेरिडिटी वर्ड किसने दिया था, स्पेंसर ने। ठीक है, स्पेंसर, जॉनसन और मेंडल, तीन नाम यहाँ आए हैं, तीनों को अच्छे से ध्यान रखना है। 1 नंबर का सिंगल मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है उसके अंदर आपसे डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स, हु वाज द गिवन टर्म जीन एंड हु वाज द गिवन टर्म हेरिडिटी। इज दैट क्लियर? सिंपल सा याद रह जाएगा आप लोगों को ये। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो अब हम पढ़ेंगे इसमें मेंडलिज्म, यानी कि जो ये मेंडल है, इस मेंडल का
जो बायोडाटा है उसको हम लोग मेंडलिज्म बोलेंगे। द बायोडाटा ऑफ मेंडल, यानी वो कहाँ जन्मा, कब जन्मा, ठीक है, कितने साल तक जिया, कब एक्सपेरिमेंट किए, किन चीज़ों पे एक्सपेरिमेंट किए, इसकी जो भी बायोग्राफी अपन पढ़ेंगे वो सारी की सारी हम लोग किस में पढ़ेंगे, मेंडलिज्म में पढ़ेंगे। तो मेंडलिज्म के अंदर सबसे फर्स्ट लाइन आपको ध्यान रखनी है कि मेंडल वॉज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। मेंडल वॉज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। मेंडल क्या था, तो सेकेंड चीज याद रखनी है, मेंडल वॉज फादर इन अ चर्च। जैसे अपने मंदिर में पुजारी होता है उसी तरह चर्च में एक फादर होता है, तो ये भी क्या था, फादर था चर्च में। कहाँ था, ऑस्ट्रिया के अंदर। कंट्री का नाम ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया के वियना के अंदर, ठीक है, हेजनफोर्ड नगर के अंदर। ऑस्ट्रिया के अंदर वियना डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ के एक गांव था हेजनफोर्ड, वहाँ पे ये मेंडल क्या करता था, चर्च के अंदर फादर था। और वहीं पे जो इसके पास गार्डन था, चर्च के बाहर देखा होगा आप लोगों ने, सिंपल सा गार्डन होता है एक, उस गार्डन के अंदर इसने स्टडी की थी। तो अब सिंपल सी बात है कि अगर कोई मंदिर का पुजारी अपने को साइंस की बातें कहेगा तो अपन लोग मानते नहीं हैं। देन जब इसने ये जेनेटिक्स के बारे में सारे थॉट्स दिए थे, उस समय किसी ने भी इसकी चीज़ों को नहीं माना था। बाद में कुछ समय बाद में कुछ नए साइंटिस्ट आए और उसने वापस डिस्कवर किया, वो सारी चीज़ें सही पाई गई। तब उसके बाद मेंडल को, इसके मरने के बाद में ये फेमस हुआ था, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट, मेंडल का जन्म कब हुआ, तो याद रखना 22 जुलाई 1822, ठीक है, 22 जुलाई 1822 को मेंडल का जन्म हुआ था। ध्यान रखना आप लोगों को, ठीक है। और जो इसका डेथ है वो कब हुआ था, तो उसका भी आप लोगों को वापस ध्यान रखना है कि ये 1843 के अंदर इसके रिसर्च पब्लिश हुए थे और 1884 के अंदर इसकी डेथ हो गई थी वापस। क्लियर है, सिंपल सा। तो ये इसका टाइम पीरियड जो है, लाइफ है, वो 22 से 84 तक वेरी किया था, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ ध्यान रखना आप लोगों को, 22 जुलाई 1822, और डेथ हुई थी 1884 के अंदर, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये क्या था, तो सबसे पहला ये फादर था किसमें, चर्च में। सेकंड, इसने डिग्री क्या की थी, तो ये एक फिलोसोफर था। फिलोसोफर का मतलब होता है दार्शनिक, जो दर्शन शास्त्र पढ़ता है, ठीक है, दर्शन की यानी ज्ञान की बातें करता है, भागवत गीता वगैरह ऐसे ग्रंथों के जो पढ़ता है उसको दार्शनिक बोलते हैं, फिलोसोफर बोलते हैं। तो ये क्या था, एक फिलोसोफर था, ठीक है। ये इसका डिस्क्रिप्शन है, इसी को हम लोग मेंडलिज्म बोलते हैं। क्लियर है ना, सिंपल सा। तो मेंडलिज्म किसको बोलते हैं, मेंडल के बारे में जो भी बायोडाटा चलता है, जो भी बायोग्राफी चलती है, उसका जन्म कब हुआ, उसने किस चीज़ पे डिस्कवर किया, कहाँ पे डिस्कवर किया, तो ये ध्यान रखना, गार्डन पी के ऊपर, गार्डन पी के ऊपर, क्योंकि चर्च के बाहर जो गार्डन था उसके अंदर उसने पी लगाए थे, मटर लगाए थे, और उसके ऊपर उसने डिस्कवर किया था। तो गार्डन पी के ऊपर इसने अपना रिसर्च किया था। इज दैट क्लियर, यहाँ तक सबको आसानी से क्लियर होना चाहिए। अब देखो, अब ये सारी चीज़ें हुई तो उसके बाद मेंडल फेमस हुआ। तो मेंडल फेमस होने के कितने 3 रीज़न हैं वो आपको ध्यान रखने हैं। 3 रीजंस है सक्सेस ऑफ मेंडल के, मेंडल की सक्सेस के 3 रीजंस हैं। इनमें सबसे पहला रीज़न है कि मेंडल ने जो स्टडी की वो एक प्लांट पे की, और उस प्लांट का नाम है गार्डन पी, और 7 साल तक कंटिन्यू, कितना 7 ईयर्स तक उसके 7 कैरेक्टरिस्टिक को इसने पढ़ा था। 7 ईयर तक टोटल 7 कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, और पर ईयर सिर्फ एक कैरेक्टरिस्टिक को इसने पढ़ा। तो इसने टोटल कितने साल तक रिसर्च किया, 7 ईयर तक। ये सबसे सक्सेस का बड़ा रीजन था, क्योंकि कई लोग क्या करते हैं, साइंटिस्ट रिसर्च तो करते हैं, बट रिसर्च करते समय वो लोग क्या करते हैं कि एक ही साल में अलग अलग ध्यान देते हैं, एक साल में उसको खत्म करने की कोशिश करते थे। इसने ऐसा कुछ नहीं किया था। इसने क्या किया था कि 7 साल तक कंटिन्यू, 7 ईयर्स तक 7 कैरेक्टरिस्टिक को स्टडी करना था। तो इसने 1 ईयर में सिर्फ 1 कैरेक्टरिस्टिक को, एक बार पी प्लांट लगाता, उसके सिर्फ एक कंडीशन पढ़ता, एक कैरेक्टरिस्टिक पढ़ता। एक कैरेक्टरिस्टिक जैसे टॉलनेस है, तो 1 साल तक वो सिर्फ उसकी टॉलनेस या ड्रॉफनेस के बारे में पढ़ेगा। टॉल मतलब लंबा, ड्रॉफ मतलब बौना, टॉलनेस और ड्रॉफनेस के बारे में स्टडी करेगा। सेकेंड ईयर में वो उसके फ्लावर के बारे में डिस्कस करेगा, थर्ड ईयर उसके सीड्स के बारे में डिस्कवर करेगा। इस तरह से वो हर एक साल, ठीक है, कलर के बारे में डिस्कवर करेगा। तो इस तरह से 7 ईयर्स तक कंटिन्यू उसने 7 अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ा था। ये इसका सक्सेस का सबसे बड़ा रीजन था। दूसरा, इसने जो भी एक्सपेरिमेंट किए उसको बड़ा केयरफुली ढंग से और स्टैटिकल फॉर्म में, स्टैटिक्स पढ़ते हो आप लोग मैथ्स में,
ठीक है, स्टैटिक्स के फॉर्म में इसने सबको जमाया ताकि कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं हो, ठीक है। तो सेकंड चीज इसने स्टैटिक्स का यूज किया था पूरा, स्टैटिक्स का यूज करने से इसकी कैलकुलेशन बहुत ईजी गई और सिंपल सा सारी कैलकुलेशन सबको समझाने में भी ये सक्सेस रहा। और थर्ड चीज उसने जो प्लांट चूज किया था एक्सपेरिमेंट के लिए वो सबसे बेस्ट प्लांट चूज किया इसने, पी प्लांट, ठीक है। ये 3 इसके रीजन थे सक्सेस के। मेंडल के 3 रीजन है सक्सेस के, तीनों अच्छे से ध्यान रखने। 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं व्हाई वाज मेंडल सक्सेस, मेंडल को सक्सेस क्यों मिली? बिकॉज मेंडल गेट 3 चॉइसेस एंड फर्स्ट इज 7 कैरेक्टरिस्टिक अंडरस्टूड किए और ईच ईयर कितना कैरेक्टरिस्टिक, 1 कैरेक्टरिस्टिक। सेकंड चीज इसने सारी की सारी कैलकुलेशन स्टैटिक्स फॉर्म में की, यानी मैथमेटिक्स के स्टैटिक्स पार्ट्स को चुना ताकि कोई भी गलती नहीं हो, ठीक है। थर्ड इसने गार्डन पी प्लांट को चूज किया और पी प्लांट एक एनुअल प्लांट है, इसलिए हर साल एक पौधा उसको मिलता और हर साल उस पौधे के ऊपर रिसर्च करता और पी प्लांट चूज करने से अच्छा रहा। यही अगर आम का पेड़ चूज कर लेता तो इतना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि आम की तो एक जनरेशन आने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और इतने साल तक वो रिसर्च कर नहीं पाता। और ये क्या था, एक एनुअल प्लांट था पी प्लांट, सो हर साल उसकी एक नई किस्म आती और वो 7 साल तक कंटिन्यू उसका सॉल्यूशन करता रहा, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सिलेक्शन ऑफ पी प्लांट। अब इसने आपने बोला सक्सेस के लिए सेलेक्ट पी प्लांट जरूरी था, अब इसकी सक्सेस हुआ तो ये पी प्लांट क्यों चूज किया था इसने, तो अपने को सिंपल सा देखना है कि जो पी प्लांट चूज किया तो इसके पीछे भी कोई लॉजिक होगा, ऐसा तो है नहीं उसने डायरेक्ट पी प्लांट देखा और इसी को चूज कर लिया, तो इसके पीछे भी कुछ रीजन थे और वो रीजन क्या दिए थे वो ध्यान रखने। तो 3 रीजंस है इसके पीछे भी। सबसे पहला वो एक एनुअल प्लांट है, क्या है, एनुअल प्लांट है, यानी एक साल में उग जाता है, इसलिए इसने चूज किया था कि एक साल में उग जाएगा तो इसका डिस्कवरी आसान हो जाएगा। सेकंड चीज हो गया कि जो पी प्लांट है वो बाइसेक्सुअल है। बाइसेक्सुअली का मतलब इसमें मेल और फीमेल दोनों की प्रॉपर्टीज मौजूद होती है, जिससे ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक के बारे में इजीली अपने को क्या करेगा, बता पाएगा। थर्ड चीज इसमें आर्टिफिशियल और नेचुरल दोनों साइड की पोलिनेशन होती है, फर्टिलाइजेशन होता है, आर्टिफिशियल भी हो सकता है और नेचुरल भी हो सकता है, ठीक है। और नेक्स्ट अपने को रखना है कि ये होमोजाइगस प्योर और ड्रॉफ में इजीली डिफरेंस करवा सकता था कि जो ट्री है वो लंबा है, बौना है, उसकी हाइट के अकॉर्डिंग भी इसमें आसानी से पता चल जाता कि हाइट इसकी कहाँ तक जाएगी, जिससे इसको हम लोग टॉल या फिर ड्रॉफ बोलेंगे। तो ये हमारे पास सिंपल से 3 से 4 रीजन है, इन 4 रीजन को आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट रीजन क्या था, ये एक एनुअल प्लांट है, सबसे बड़ा रीजन है कि ये एक एनुअल प्लांट था, जिससे ये क्या कर सकता, हर साल इसके बारे में कंसिडर कर सकता था। सेकंड रीजन क्या था कि इसमें बाइसेक्सुअल होने की वजह से मेल और फीमेल दोनों की प्रॉपर्टीज प्रेजेंट थी। थर्ड रीजन था कि इसमें आर्टिफिशियल और क्रॉस पोलिनेशन दोनों हो सकते हैं। और फोर्थ रीजन था कि इसमें टॉलनेस और ड्रॉफनेस के बारे में हम लोग इजीली पता लगा सकते हैं, ठीक है। होमोजाइगस कौन सा है, हेटेरोजाइगस प्लांट कौन सा है, इन चीज़ों को हम लोग इजीली कंसीडर कर सकते थे। इज दैट क्लियर? तो यहाँ तक अपन लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। ये था हमारा मेंडल के पोर्शन का स्टार्टिंग पॉइंट। और यहाँ पर आप लोगों को सिंपल सा ये देखने को मिला कि मेंडल है उसने पी प्लांट क्यों चूज किया, कैसे चूज किया, और मेंडल ने पी प्लांट को ही क्यों चूज किया, सक्सेस क्यों हुआ और उसका बायोडाटा क्या था। एक चीज और देखना है, मेंडल का लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, और उसके पहले अपन लोगों को कुछ डेफिनेशंस पढ़नी होगी यहाँ पर, और इन डेफिनेशंस को आपको अच्छे से क्या करना है, ध्यान देना होगा कि इन डेफिनेशंस को लर्न करना आप लोगों को। कुछ डेफिनेशंस है इस चैप्टर के अंदर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट डेफिनेशन है जीन की। जीन क्या होता है, अभी मैंने बताया जीन क्या है, एक फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है, ठीक है। एक फंक्शनल यूनिट है बॉडी की, कैरेक्टरिस्टिक यूनिट है बॉडी की। ये क्या करती है, बॉडी के कैरेक्टर्स को डिफाइन करती है, बताती है, कैरेक्टर्स के बारे में अपन लोगों को बताती है कि बॉडी के कैरेक्टर्स कैसे वेरी करते हैं, ठीक है। दूसरा डेफिनेशन ध्यान रखना, एलील की, इंपॉर्टेंट है ये। एलील की डेफिनेशन याद रखना है कि एलील है ये, इसका मतलब क्या होता है, तो एलील का मतलब होता है द फॉर्म ऑफ जीन, टू एलिमेंट्स ऑफ फॉर्म ऑफ जीन। जब कोई भी दो कैरेक्टरिस्टिक, किसी भी जीन के दो कैरेक्टरिस्टिक को एक साथ स्टडी किया जाता है, जिसमें से एक मेल या एक फीमेल हो, दोनों पेयर के फॉर्म में हो, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, एलील बोलते हैं। जैसे दोनों टॉल हैं, दोनों ड्रॉफ है, जब देखो टॉल को कैपिटल से लिखेंगे और ड्रॉफ को स्मॉल से लिखेंगे, और हाइब्रिड को ऐसे लिखेंगे, हाइब्रिड ना तो टॉल है ना ड्रॉफ है, ठीक है, बीच का है। तो
एलील का मतलब क्या हो गया कि दोनों का पोर्शन सेम टाइप का होना चाहिए। दो कैरेक्टरिस्टिक का हम लोग स्टडी करेंगे और दोनों कैरेक्टरिस्टिक होमोजाइगस होने चाहिए, यानी दोनों टॉल भी हो सकते हैं या दोनों ड्रॉफ भी हो सकते हैं, इसको हम लोग एलील बोलेंगे। अब उसके बाद में एलील के बाद में हम तीसरी डेफिनेशन याद रखनी, होमोजाइगस। अब होमो का मतलब सिंपल सा पता चल रहा है, मतलब सेम सेम। होमोजाइगस का मतलब सेम सेम, यानी दोनों टॉल है या दोनों ड्रॉफ है, यानी ये प्रॉपर्टी नहीं आनी चाहिए। एलील का मतलब दो प्रॉपर्टी होनी चाहिए, चाहे वो कोई सी भी हो सकती है, दो प्रॉपर्टीज एक साथ होनी चाहिए। होमोजाइगस के बाद चौथी है हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस में क्या होता है, एक सेम और दूसरी डिफरेंट होनी चाहिए, ठीक है। यानी दोनों प्रॉपर्टीज जो हम लोग दो जीन्स या दो कैरेक्टरिस्टिक की स्टडी करेंगे, दोनों कैरेक्टर्स क्या होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। इज दैट क्लियर? सिंपल सा याद रह जाएगा आप लोगों को। ये चार डेफिनेशंस अच्छे से याद रखनी है। सबसे पहले जीन की, एलील की, होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, चार याद रह जाएगी। उसके बाद में दो डेफिनेशंस और है, देखो, एक जीनोटाइप और एक फिनोटाइप। जीनोटाइपिक रेशियो और फिनोटाइपिक रेशियो, ये डेफिनेशंस भी आपको याद होनी चाहिए। देखो जीनोटाइप का मीनिंग क्या हुआ, जीनोटाइप का मतलब जीन के बारे में जब स्टडी करते हैं, और जीन कहाँ होते हैं, बॉडी के अंदर, यानी जब बॉडी का इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में कोई बोलता है। अपन लोग देखो किसी किसी को देख के बोलते हैं ना कि ये अपने पापा पे गया, मतलब शक्ल सूरत को देख के नहीं, क्या करते हैं उसकी एक्टिविटीज को देख करके कि इसके सारे जीनोटाइप, यानी जीन का जो स्ट्रक्चर है, जो इसकी हरकतें हैं सारी, वो किसके जैसी है, मदर और फादर के जैसी, यानी ये जो भी काम करता है उसमें इसके मम्मी पापा की झलक दिखती है, यानी कि ये क्या है, इसका जीनोटाइप। किसी भी बंदे का बाहर का स्ट्रक्चर जो हम सब देख सकते हैं वो कहलाता है फिनोटाइप, और किसी भी बंदे का अंदर का स्ट्रक्चर जो हम नहीं देख सकते, सिर्फ उसके व्यवहार के द्वारा उसको मेजर कर सकते हैं, वो कहलाएगा जीनोटाइप। फिनोटाइप का मतलब बाहर का फिजिकल पोर्शन, और फिजिकल पोर्शन तो सबको पता है, सामने से कोई आदमी खड़ा है तो वो हाइट में है या फिर ड्रॉफ है, टॉल है, ठीक है, फिर मोटा है, पतला है, तो जैसी कंडीशन अपने को दिख रही है वो तो क्या कहलाती है, फिनोटाइप, ठीक है। और इसको लक्षण प्रारूप, और जीनोटाइप यानी आनुवांशिक जीन स्ट्रक्चर, और ये कहलाती है स्ट्रक्चर ऑफ जीन्स, यानी कि अंदर की स्ट्रक्चर, अंदर से बंदा कैसा है वो सारे डिपेंड करता है उसके जीन के कैरेक्टरिस्टिक पर, स्टैटिक्स पर, ठीक है। इज दैट क्लियर? जीनोटाइप एंड फिनोटाइप, ठीक है। नाउ वी कंसीडर्ड टू न्यू डेफिनेशंस, F1 जनरेशन, F2 जनरेशन और पेरेंटल जनरेशन, ठीक है। अब देखो पेरेंटल जनरेशन का मीनिंग क्या होता है, सिंपल सा, कि जिस पेरेंट से उस प्लांट की उत्पत्ति हुई है, यानी जैसे अपनी बात करें तो अपने पेरेंट से अपने पेरेंट्स अपने क्या हो गए कि जब भी है हेरिडिटी को प्रदर्शित करेंगे, अपनी क्या करेंगे, प्रेजेंट हेरिडिटी को, यानी अपने वंश को दिखाएंगे कि पेरेंट्स के बाद में हम हुए। तो ये क्या है, पेरेंटल कंडीशन, यानी कि हमारे मदर और फादर से जो सन हुआ है, ठीक है, या जो डॉटर हुई है, वो क्या है, ये इनकी पेरेंटल जनरेशन है, इसकी पेरेंटल जनरेशन है ये। और जब ये मिलेगी तो इनके लिए ये क्या है, F1 जनरेशन। F1 जनरेशन का मतलब है सिंपल सा, अपनी जनरेशन पापा वाली होगी पेरेंटल, फिर उससे सेकेंड सीड से एक प्लांट लगाया, उस प्लांट वो प्लांट जिस बीज से डेवलप हुआ, वो बीज उस प्लांट के लिए था पेरेंटल जनरेशन। अब उस नए वाले पौधे से जो बीज निकलेगा वो हो जाएगी F2 जनरेशन, ठीक है, यानी कि इसकी। तो सिंपल सा बात करें तो पेरेंटल जनरेशन जो पेरेंट वाली है, F1 जनरेशन जो अपने वाली है, और F2 जनरेशन जो आने वाली है, ठीक है। ये तीन चीजें ध्यान रखनी है। द नेक्स्ट जनरेशन जो F1 जनरेशन के हाइब्रिडेशन के मिलेगी वो F2 होगी, पेरेंटल के हाइब्रिडेशन से मिलेगी वो F1। डेफिनेशन याद रह जाएगी, which generation is obtained from parental generation is known as F1 जनरेशन, और जो F1 से मिलेगी वो क्या कहलाएगी, F2 जनरेशन कहलाएगी, ठीक है। क्लियर है? तो ये आज की क्लास के अंदर आप लोगों ने देखा सिंपल सा कि किस तरह से स्टार्टिंग करते हैं, मेंडलिज्म क्या होता है। तो सबसे पहले मेंडलिज्म के बारे में आपने देखा। सेकंड चीज आपने देखा कि जीन क्या होता है, मेंडल ने क्या किया था, डिस्कवरी किया थी मेंडल की, फिर उसने पी प्लांट क्यों चूज किया था, ठीक है, सक्सेस के रीजन क्या थे, फिर कुछ डेफिनेशंस मैंने आपको बताई थी। तो ये सारी चीजें आपको इस क्लास के अंदर ध्यान देनी है, और इनमें से कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग वापस कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।